Hello students, today again we are on our same chapter which is related to India's foreign trade. Fifth chapter, India's foreign trade. In last lecture I told you regarding 1991 year of divide, and I told you also that why it was known as the year of divide, because till 1990 there were many type of the restrictions, barriers on the export and import, and in 1991 due to new economic policy these barriers were restricted were over, काफ़ी हद तक कम कर दिए थे बैरियर्स गवर्नमेंट ने। जहाँ पे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, नाउ दीज रिस्ट्रिक्शंस आर ओवर। वी कांट से दैट देयर इज अ फ्री ट्रेड, बिकॉज ट्रेड जो होता है वो दो तरह का होता है। वन ट्रेड इज अ फ्री ट्रेड जिसमें गवर्नमेंट किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओपनली किसी भी कंट्री के साथ कितनी भी क्वांटिटी में किया जा सकता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, that is the protection policy. In protection policy, government put some restrictions on the export and import, like tariff barriers, non-tariff barriers. ये बहुत होते हैं जिसकी हेल्प से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लिमिटाइज किया जाता है, लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना। लास्ट ईयर भी बेटे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। टैरिफ बैरियर्स होते हैं बेटे विच आर रिलेटेड टू टैक्सेस। टैक्सेस, गवर्नमेंट इम्पोज सम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं बेटे ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि इस चीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर इतना टैक्स है, सो दैट वी कैन रिड्यूस डू द फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए फॉर ये मतलब कि टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ ड्यूटीज, टैक्सेस एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड नॉन टैरिफ बैरियर्स विच आर रिलेटेड टू कोटाज, लिमिट फिक्स कर देती है बेटे गवर्नमेंट, बोल देती है कि इस कंट्री में से इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, इस कंट्री से इस लिमिट तक ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। बोथ टैरिफ एंड कोटाज are related to the restrictions on export and import of the goods, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटे जब गवर्नमेंट टैरिफ्स एंड कोटास फिक्स करती है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इससे लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर ऑन द सेम पॉइंट अगेन। गवर्नमेंट ने बेटे इन 1991 इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी बनाई थी। व्हाट इज दिस इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी? इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इन विच इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अब्रॉड वी शुड मेक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स इन आवर ऑन कंट्री। इन लास्ट टॉपिक आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या करते हैं बेटे, वी हैव टू चेक द कंपैरेटिव कॉस्ट before making the goods in our domestic territory. We have to check the cost of production of those goods. जिस चीज़ का इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हम अपने कंट्री में बना रहे हैं, हम पहले चेक करेंगे कि उस चीज़ को इम्पोर्ट करने के ऊपर अब्रॉड से कितना मतलब कॉस्ट पड़ती है। अगर हम अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं, अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ती है। सो दिस इज़ द कंपैरेटिव कॉस्ट। But after checking the comparative cost, we have to produce the goods in our domestic territories. अगर वो चीज़ हमें कॉस्टली पड़ रही है, इम्पोर्ट करने से ज़्यादा वो कॉस्टली डोमेस्टिक गुड्स डोमेस्टिक कंट्री में बनाने से पड़ रही है, तब हमें उस चीज़ को इम्पोर्ट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करने का मतलब सेल्फ सफिशेंसी है। वी वांट टू बी सेल्फ सफिशेंट। डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज शुड बी रिड्यूस्ड, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग में हमारा ये मोटिव है कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज वी शुड मेक द पॉलिसीज फॉर सेल्फ सफिशेंसी इन आवर डोमेस्टिक बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट पॉलिसी है, दिस इज नोन एज द इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी।
एक होती है आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी होती है बेटे। आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटे जिसमें आपको इन दोनों चीज़ों का पता चलेगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड से मंगवाने की जगह वहाँ पे इस चीज़ को अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज में ही प्रोड्यूस करो, सो दैट वी कैन सेव फॉरेन करेंसी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज जो है यूटिलाइज करेंगे ऑन दोज गुड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स। उन चीज़ों को इंपोर्ट करो बेटे जिनके बिना हमारे कंट्री में चल ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकल मशीनरीज वगैरह जो हैं, जो हमारी कंट्री में आज भी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। उन चीज़ों को इंपोर्ट करने के ऊपर अगर हम वही फॉरेन करेंसी को मतलब कि एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर उनके ऊपर करेंगे, देन दैट विल बी बेटरमेंट फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट है बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट कैन प्रेफर टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन इम्पोर्ट मतलब कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो फॉरेन करेंसी बचेगी उसके थ्रू हम लोग अपनी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, उन गुड्स को इंपोर्ट करेंगे जो हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये मैंने इसी पॉइंट में, सेम पॉइंट है बेटे, दोनों पॉइंट्स एक जैसे ही हैं। एंड तीसरी बात जो है, नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, बाय प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट, इसके लिए बेटे हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनी हुई है, जिसका मेन मोटिव है हाउ टू प्रमोट आवर एक्सपोर्ट सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बैलेंस्ड। बैलेंस, सरप्लस तो चलो खैर बहुत मुश्किल है, सरप्लस करने की कोशिश भी करते हैं हम लोग, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड होना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। सो इसके लिए बेटे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज ये दो हैं, बट इसमें हम लोग सिर्फ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अब्रॉड वी शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स एट अवर डोमेस्टिक लेवल। इम्पैक्ट्स क्या पड़े बेटे? इम्पैक्ट्स में गुड एंड बैड दोनों तरह के इम्पैक्ट्स पड़े हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री में बेटे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना इज़ बेटर, सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, वो चीज़ हम अपने घर में जब प्रोड्यूस करेंगे उसके बहुत से हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट्स भी होंगे, बट साथ में कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी हैं। और इसमें गुड इम्पैक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटे, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। Structural transformation is related to change in the way of production। हमारे कंट्री में स्ट्रक्चर चेंज कब होएगा? जब कोई नई टेक्नोलॉजी से हम लोग चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया है? बिकॉज वी हैव यूज्ड द मैकेनाइज्ड मीन्स फॉर दिस पर्पज। तो इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अब इम्पोर्टेड गुड्स हम अपने घर में प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अवर कंट्री, एंड इट विल क्रिएट हायर GDP इन अवर इकोनॉमी, दैट विल क्रिएट हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, and higher level of employment will create more income in the economy, and that will create the stronger position of our economy। ठीक है, सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि डाइवर्शंस, हमारी इकोनॉमी में कुछ न्यू चेंजेस आएंगी। ठीक है, 1950 से 1990 में बहुत सारी इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशंस आई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में लगी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की वजह से हमने वो गुड्स अपने कंट्री में प्रोड्यूस की जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। रॉ आयरन पहले हम बहुत मंगवाते थे, अब रॉ आयरन की जगह पे हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करें। प्लास्टिक का फर्नीचर, प्लास्टिक की फिटिंग पाइप्स, प्लास्टिक के फैंस वगैरह, ये सब कुछ प्लास्टिक का बन रहा है आजकल, क्योंकि प्लास्टिक हमारे कंट्री में बहुत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में हम हमारे कंट्री ने बेटे सनराइज इंडस्ट्रीज़ हमने अपने कंट्री में प्रोड्यूस की हैं। सनराइज इंडस्ट्रीज़ आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ठीक है,
ये हमारे कंट्री में इसी वजह से प्रोड्यूस हो पाई हैं क्योंकि इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये गुड्स हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं और इसकी रूट्स काफ़ी डीपली फैलनी शुरू हो चुकी हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ये हमारे कंट्री में बनने शुरू हो चुके हैं। अर्लियर हमारे कंट्री में बेटे 2 ही कारें थी पहले, मतलब एक थी फिएट एंड दूसरी एम्बेसडर, बट मारुति सुजुकी ये हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से लोगों को जो बड़ी गाड़ियाँ थी उसकी जगह पे एक कम्पैक्ट सी छोटी सी गाड़ी मिली, तो उसकी डिमांड हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहीं पे प्रोडक्शन होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ of the investment. If we people are doing the productions in our domestic areas, naturally investment level will increase. More the investment will create more the level of employment, more the employment opportunities in our economy. More level of employment means to say more income, and more income will cause more aggregate demand, and aggregate demand will increase. Then obviously we have to create aggregate supply also, एंड ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दैट इज़ द इफेक्टिव डिमांड। और किसी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग है, दैट इकोनॉमी विल बी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके साथ ही इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स, डेफिनेटली देयर आर सम बैड इम्पैक्ट्स ऑल्सो। इन बैड इम्पैक्ट्स द वेरी फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से बेटे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के पास कई कामों के लिए मोनोपोलीज बन गई। हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को जब हमने कह दिया कि ये काम आप लोग प्रोड्यूस करोगे, तो उसमें प्राइवेट प्रोड्यूसर्स में भी मोनोपोलीज आ गई। और वहाँ पे जब मोनोपोलीज होती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कंट्री में अकॉर्डिंग टू जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है इनएफिशिएंसीज भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि हम लोग उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के चक्कर में जैसा भी काम हो रहा है वैसा काम करने की कोशिश में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरी तरह की भी दी गई है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है। जब बेटे हमारे इंडिया में टेलीफोन्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए टिल अबाउट 1990, उस टाइम पे बड़े BSNL था, गवर्नमेंट के पास उसकी मोनोपोली थी। इतने ज़्यादा लोग ऑर्डर्स कर रहे थे टेलीफोन्स के लिए, उतने ऑर्डर्स के कंप्लीट करने के लिए इट वाज वेरी टफ फॉर द गवर्नमेंट टू मीट सच इतने ऑर्डर्स को पूरा करना। ठीक है ना, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के लिए जब बहुत मुश्किल था, तो वी नो ऑल दैट पीपल हैड टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम कि ये गवर्नमेंट हमारे टेलीफोन्स के कनेक्शन उन्हें कब देगी, और इस तरीके से एफिशिएंसीज क्रिएट हुई काफ़ी सारे। सेकेंड है लैक ऑफ कंपटीशन implies lack of modernization. The producers, those who were having the monopolies of the production of import substitutes, ठीक है, उन लोगों को पता था कि उनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। अब उसका सब्सिट्यूट इम्पोर्ट वो चीज़ है वो तो कंट्री में आनी नहीं है, क्योंकि दे आर मेकिंग द सब्सिट्यूट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स लगा दिए उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ पहले इम्पोर्ट होती थी। नतीजा क्या निकला कि कंपटीशन कम हो गया। जब कंपटीशन कम हो गया तो प्रोड्यूसर्स को पता चल गया कि ये चीज़ हमारे कंपटीशन में अब कोई नहीं है, तो जैसी मर्जी चाहे वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो चीज़ उनकी सेल होएगी ही होएगी। तो उसमें क्वालिटी की जो थी वो प्रॉब्लम आ गई थी, क्वालिटी जो थी काफ़ी पुअर हो गई थी। ठीक है, लोग जो थे वे प्रोटेक्शन के चक्कर में उन्होंने क्वालिटी को वीक कर दिया। एंड नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट से जब पब्लिक लोगों को परमिट्स मिलने शुरू हो गए, उनको लाइसेंस मिलने शुरू हो गए, तो एट दैट टाइम लोगों ने क्या किया, बड़े थोड़े करप्ट वेज यूज़ किए। लाइसेंस लेने के लिए कैसे भी करके लाइसेंस ले लो। ठीक है, और इसमें एक और भी था, 17 बिगेस्ट इंडस्ट्रीज वर अंडर पब्लिक सेक्टर। और जब पब्लिक सेक्टर ने सारे काम अपने अंडर ले लिए तो लोगों को एक किस्म का डर लगना शुरू हो गया कि लो जी अब गवर्नमेंट जो है वो तो चांसेस ऐसे बन गए थे कि अब तो ब्रेड एंड शूज़ जो हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही बनेंगे।
प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी। जब प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी तो उन लोगों ने किसी भी तरीके से जिसको भी लाइसेंस मिलता है बाय हुक और क्रुक दे स्टार्टेड टेकिंग द लाइसेंसेस एंड बाय दिस वे सम करप्ट वेज आल्सो यूज्ड फॉर द लाइसेंसिंग। ठीक है, इस तरीके से। और सेकेंडली एक बात और भी थी, जब गवर्नमेंट ने इतने सारे काम अपने अंडर ले लिए तो वहाँ पे गवर्नमेंट के पास बजट भी डेफिसिट बजट की प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतने कामों को कोप अप नहीं कर पा रहा था। जब इतने सारे कामों को गवर्नमेंट कोप अप नहीं कर पा रहा था तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो थे वो शिफ्ट से इनकम से काफ़ी बढ़ गए। ये प्रॉब्लम वहाँ पे बेटे काफ़ी ज़्यादा आई थी उस टाइम पे। द नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट है बेटे इकोनॉमिकल वायबल स्टेट एंटरप्राइजेस। अब पॉलिटिकल कंपल्सन, यहाँ पे ये भी हो गया कि एक काम को जब गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया whether that is profitable or not, because government always take care of the social welfare, government always tries to make the socialistic pattern of society। इस चक्कर में एक बार एक काम जब गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया whether that is profitable or not but government definitely will do the work, वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन जाती थी कि हमने ये काम करना ही करना है। उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि इससे लॉस भी है, लॉस को हम साइड पे रख के गवर्नमेंट के लिए वो एक कंपल्शन बन जाता है, उस काम को करना एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन जाता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू कंटिन्यू दैट वर्क वेदर दैट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। ये बेटे आपके पास इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही जब 1990 तक ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी, 1991 में आके हमने बहुत सारी नई चेंजेस लेके आए थे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सिस्टम 1947 से 1990 तक एक सिस्टम चलता रहा, 91 से लेके 2002 तक एक सिस्टम बना था। ठीक है, इस तरीके से हम इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे आके जब हमने देखा कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और जो 3 फोल्ड इकोनॉमी बनी थी लास्ट चैप्टर में उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तब गवर्नमेंट ने इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वाज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे आके बेटे बहुत सारी नई चेंजेस इकोनॉमी में आई थी विच वर फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए बेटा ये टॉपिक आपका यहाँ पे आके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से अपना रीड आउट कर लेना। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।